मीडिया के बंधु का मैं स्वागत करता हूँ। आज के हमारे मुख्य वक्ता माननीय पूर्व में मंत्री रहे, वर्तमान में विधायक धर्मशाला सुधीर शर्मा जी, और उनके साथ हमारे माननीय विधायक डॉक्टर हंसराज जी, और साथ में भरमौर के माननीय विधायक डॉक्टर जनक जी, हमारे जिला के सम्मानीय अध्यक्ष धीरे जी, हमारे जिला चंबा सदर चंबा की पूर्व में रही त्यासी बहन नीलम नैयर जी, और अपने पूर्व में रहे SC ST कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष भाई जयसिंह जी, डीजी। मैं आज इस प्रेस वार्ता में माननीय विधायक सुधीर शर्मा जी आपको विस्तार में जानकारी देंगे। चंबा में रखी गई है। मुख्यतः ये हाल ही में केंद्रीय बजट भारत सरकार द्वारा जो पारित हुआ है, उसके कुछ बिंदुओं को लेकर के उसके दृष्टिगत जो है यहाँ चंबा में आज की वार्ता ये रखी है। आप सभी जानते हैं कि केंद्र सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भारतवर्ष के लिए भारत को वैश्विक शक्ति के रूप में जो एक पहचान मिली है, ये अभी तक का जो कार्यकाल प्रधानमंत्री जी का रहा है, उसमें उनकी जो दूरगामी सोच राष्ट्र को आगे ले जाने की वैश्विक स्तर पर जिस तरह से प्रयास हुए हैं, आज उसके चलते जहां भारत जो है ये पूरे विश्व भर में एक समृद्ध इकोनॉमी बन करके उभर रहा है, वहीं इस बजट के माध्यम से जहां पूरे देश के लिए, देश की दृष्टि से ये बजट आया है, वहीं हिमाचल प्रदेश जो है इसमें भी चाहे वो पर्वतमाला योजना के अंतर्गत हमारी ट्रैकिंग ट्रेल्स को जोड़ना, जिसमें कि चंबा कांगड़ा के जो हमारे क्षेत्र हैं, इसमें वर्ल्ड मैप पर बहुत सारे ट्रैक हैं, आप सभी जानते हैं। और उत्तर भारत, पूर्वोत्तर भारत को इको फ्रेंडली कॉरिडोर्स के साथ जोड़ना, मेरा ये मानना है कि ये पर्वतीय प्रदेशों में पर्यटन की दृष्टि से जब इस प्रकार का आधारभूत ढांचा खड़ा होगा तो बहुत लाभ इससे पहाड़ी प्रदेशों को मिलेगा। ग्रामीण स्वरोजगार योजना की शुरुआत की है 10,000 करोड़ रुपया, जिसके अंतर्गत रखा गया है कोई भी युवा जो अपना स्वरोजगार गांवों के अंदर रह करके, शहरों में 5,000 करोड़ रुपया रखा गया है शहरों के अंदर, उनके लिए संभावनाएं खुली है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की जो योजना वर्तमान में लेकर के आए हैं, तो मेरा तो ये मानना है कि चंबा में तो इस तरह के की कई चीजें हैं, कई प्रोडक्ट्स हैं। चंबा रुमाल हो, चंबा चप्पल है, चूक है, गिरीश है, कई चीजें। हमारा सबसे पुराना 1000 वर्ष से भी पुराना शहर, तो पर्यटन की दृष्टि से, स्वरोजगार की दृष्टि से मैं समझता हूं कि हमारे जो प्रदेश के ऐसे जिले हैं, इनके युवाओं को लाभ होगा। छात्राओं के लिए हर जिला मुख्यालय पर छात्रावास की सुविधा देना, ताकि दूर दराज से गांव से जो बच्चे बच्चियां पढ़ना चाहती हैं, उनको वो सुविधा उपलब्ध हो। साथ में हर जिला मुख्यालय के अंदर जो है वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को सुदृढ़ करना, हर तरह की उसमें सुविधाएं हों, ऐसा सुनिश्चित करने के लिए अलग से बजट रखना, ये भी मैं समझता हूं कि हमारे पहाड़ी राज्य के लिए बहुत एक सुविधाजनक बात होगी, क्योंकि
स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर हम देखें तो अभी भी हम अपने टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाए हैं। तो उसके लिए केंद्र की तरफ से अलग से जो ये योजना आई है, मेरा ये मानना है कि इस ढांचे को और वो सुदृढ़ करेगी। वहीं अगर आप रेलवे में भी देखें तो आज नंगल तक अम्बंदौरा तक जो है वो वंदे भारत आने लगी है, और बाकी परियोजनाएं जो हैं उनके विस्तार के लिए जो है बजट में इस बार बढ़ोतरी हुई है, लगभग 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा। और जिस प्रकार से चाहे वो NHAI के 4 लेन बन रहे हैं और जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत जो है हमारी किटी उसमें बढ़ोतरी हुई है, तो केंद्र की तरफ से हर संभव जो प्रयास है वो नजर आता है। इस बजट के अंदर पहाड़ी प्रदेशों के लिए जो अलग से योजनाएं तैयार की हैं, मेरा ये मानना है कि उससे लाभ होगा। साथ ही में 2 हमारे बड़े प्रोजेक्ट जो केंद्र की सहायता से बन रहे हैं, एक सुन्नी का प्रोजेक्ट है, रेणुका बांध है, तो ये प्रोजेक्ट जो है ये जाकर के दिल्ली NCR तक के एरिया को फीड करेंगे, जिससे कि प्रदेश के भी आय के साधन बढ़ेंगे, ऐसा मेरा मानना है। और जहां तक VV जी राम जी विकसित भारत ग्रामीण गारंटी की बात है, जिसको लेकर के बहुत बड़ा एक मुद्दा खड़ा करने का प्रयास किया, लेकिन वास्तु स्थिति ये है कि आप सभी जानते हैं कि पहले इसका नाम नरेगा था, पहले रोजगार गारंटी था, फिर नरेगा हुआ, फिर मनरेगा हुआ। तो ये समय समय पर जिस तरह से ऐसी जो योजनाएं हैं, ये तो एक्ट है, तो जब उसमें कुछ बदलाव होते हैं, जैसे रोजगार के दिन 125 कर दिए गए, तो ये तो समय की सरकारें पहले भी बदलाव करती रही हैं और इस बार भी हुआ है। लेकिन मैं समझता हूं कि जिस तरह से ग्रामीण रोजगार के अंदर दिन बढ़ाए हैं और जो पहले बजट आता था, अब जो आप योजना उसकी तैयार करेंगे तो योजना के अनुरूप जो है वो उसको देख करके उसमें बजट का भी जो है बढ़ोतरी है। तो ये सारी चीजें जो है आज हम देख रहे हैं कि पिछले ही बजट में जो इनकम टैक्स की छूट थी वो 12 लाख रुपए की एकदम से हाइप उसमें दी थी, उसके भी जो है वो अच्छे परिणाम आए हैं। उसके साथ साथ जो इस बार इनकम टैक्स फाइल करने के लिए, रिटर्न फाइल करने के लिए जो और सरल उसकी प्रक्रिया को बनाया जा रहा है, उससे भी लगता है कि लोग जो हैं अब स्वयं अपने आप, जैसे बहुत सारे लोग तो ऑनलाइन ही कर देते हैं, कुछ लोग CA के पास भी जाते हैं, तो उसमें भी और सरलता जो है वो आएगी टैक्सेशन में, उससे वित्तीय लाभ भी होगा। और जिस प्रकार से भारत के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम चल रहा है या अन्य चीजों पर काम चल रहा है, आज आप देखेंगे कि फार्मा के हब के रूप में हिमाचल प्रदेश को जो है वो देखा जा रहा है। बल्क ट्रक पार्क जो है वो पहले ही केंद्र ने स्वीकृत किया हुआ है। उसके साथ साथ बायोफार्मा के अंदर भी बहुत बड़ी क्रांति आने वाली है, जिसके लिए अभी तक हम लोग निर्भर रहे चाइना के ऊपर, जो कि सारा रॉ मटेरियल सॉल्ट वगैरह वहां से आते थे। तो हिमाचल प्रदेश में जब ये बल्क ट्रक का निर्माण हो जाएगा, जिसके लिए बहुत से लोग जो हैं वो इच्छुक हैं यहाँ फार्मा इंडस्ट्री में आने के लिए, तो उससे मैं समझता हूँ कि न केवल रोजगार बल्कि हमारे संसाधनों में भी उससे इजाफा होगा, जिस परिस्थिति से आज हम गुजर रहे हैं। तो मूलतः जो हमारा अभी बजट आया है, इसमें हमारी जो करों में हिस्सेदारी है, टैक्स रेवोल्यूशन, वो भी 2026-27 में 13,949 करोड़ जो है उसका प्रावधान है। साथ ही ग्रांट इन एड में भी 25-26 में 10,243 करोड़ जो है वो मिलना है। तो ऐसा नहीं है कि केंद्र की तरफ से जो है वो कोई सहायता नहीं हो रही है। हाँ, ये बात अलग है कि जब हम केंद्र से आने वाले जो पैसा है, जो अनटाइड ग्रांट्स हैं या
जो हमने अपनी रिपोर्ट जो 16 फाइनेंस कमीशन को सौंपी, उसके अंदर कई कार्य ऐसे हैं जिनकी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट दे दिए गए लेकिन धरातल पर उतरे ही नहीं। तो जब इस प्रकार से जो है वो आचरण रहेगा और पूरे विश्व देश के अंदर एक नीतिगत निर्णय जो है वो आरडीजी रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट को बंद करने का लिया गया है, और कर्नाटक में जो कांग्रेस की सरकार है उन्होंने तो लिख करके दिया, ये हिमाचल प्रदेश जैसे प्रदेशों का जो है ये बंद करिए हमारे साथ। तो क्या हमारी निर्भरता केवल उसी के ऊपर थी? और जो वर्तमान में मुख्यमंत्री जी कहते थे कि 2027 तक आत्मनिर्भर हम हो जाएंगे और 2032 में सबसे अमीर राज्य होंगे, तो उसका क्या कोई रोड मैप था? इसके अलावा यही था? ये भी मैं आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूँ, और अगर था तो विधानसभा का सत्र आ रहा है, तो बाहर नहीं बोलना है, तो उसके अंदर उनको ये रोड मैप साझा करना चाहिए कम से कम चुने हुए विधायकों से और सदन के माध्यम से पूरे प्रदेश की जनता के साथ कि ये तैयारी थी, ये रोड मैप था, उसके चलते जो है हमने ये लक्ष्य जो निर्धारित किए थे इनको प्राप्त करना था। तब जाकर के चुनी हुई सरकार के ऊपर जनता को विश्वास आएगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आरडीजी को लेकर बड़ा उभरना मचा हुआ है और यूजीसी को लेकर हमारे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आ रहे थे तो उन्होंने कुछ लोग कि सुधीर सावंत जी बोलते नहीं यूजीसी पर, वो भी वक्तव्य रखे। देखिए, यूजीसी पर पहले भी जो निर्णय आया वो एक कमेटी बनी थी और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश दिए, उसके बाद आया है। अब दोबारा से सब जुडिस है, तो अब उसके ऊपर से मेरी टिप्पणी करना मैं समझता हूँ कि वो जायज नहीं है, क्योंकि सब जुडिस मैटर है। कल को उसके ऊपर जब निर्णय आ जाता है, फाइनल जब डिसीजन आ जाएगा, उसके बाद जो है फिर उसके ऊपर व्यक्तिगत रूप से और सार्वजनिक रूप से जो है वो टिप्पणी की जा सकती है। सर, केंद्र भाजपा कहती है केंद्र सरकार की ओर से बजट को लेकर कोई कमी नहीं दी जा रही, मदद को लेकर कोई कमी नहीं है, पर प्रदेश सरकार के मौजूदा कैबिनेट जितनी भी है विद मुख्यमंत्री, उनका कहना यही होता है कि हर बार कि अब ये ग्रांट बंद होगी, अब होगी, तो ना पैसा आ रहा है ना हम डेवलपमेंट पे पैसा लगा पा रहे हैं। कितनी से तो फिर कर कहाँ से रहे हैं? अभी तक जो सरकार चली है, देखिए केंद्र ने पिछली जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, माननीय जयराम जी जब मुख्यमंत्री थे, उससे ज्यादा पैसा अभी तक वर्तमान में लगभग 4,500 करोड़ रुपया अलग अलग योजनाओं के अंदर, ग्रांट के अंदर जो है वो प्रदेश की इस सरकार को 3 वर्ष में मिल चुका है। दूसरा, जो प्रदेश की वर्तमान सरकार ने कर्जे लिए हैं, जो अलग अलग एजेंसी से कर लिया है, उसकी भी जो लिमिट है, जब आप एग्जॉस्ट कर लोगे, अब आप कांगड़ा की हवाई पट्टी बनाने जा रहे हैं, उसके लिए भी हुडको से 3,500 करोड़ का लोन दे के मुआवजा बांट रहे हैं। तो अब हमें खुद ही सोचना पड़ेगा कि इस तरह की परिस्थितियों से कैसे बचना है, जबकि उसके ऊपर तो चर्चा केंद्र से भी की जा सकती थी। स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, कोई हमारे पास एयरपोर्ट नहीं है, लेकिन ये जो एक जिद होती है कि हम जो है वो जो कर रहे हैं वो ठीक है, सार्वजनिक रूप से जब इस प्रजातंत्र में सरकारें चुनी जाती है तो आपको एक जो पब्लिक ने जिस तरह से चुन करके भेजा है, तो सबकी राय लेकर के निर्णय करने होते हैं। उसमें आप कोई भेदभाव नहीं कर सकते, पक्षपात नहीं कर सकते, पूरे प्रदेश को एक नजर से देखना होता है। और हर चीज को केंद्र पर ही थोपते रहना कि इन्होंने नहीं दिया, इन्होंने नहीं किया, वो तो राजनीति है। लेकिन जब आंकड़े देखेंगे तो वो हकीकत से परे हैं। सर, कर्जा लेकर कर्ज चुकाना कितना सही है? वही तो मैं कह रहा हूँ कि पड़ोसी के पैसों से शॉपिंग कब तक कर सकते हो आप? एक बार कोई मदद कर देगा, आपको आत्मनिर्भर तो होना ही है। और इसलिए नहीं ये मैं कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि प्रदेश की दृष्टि से अगर इस प्रदेश को अभी तक फाइनेंशियल जो मेजरमेंट हो रही है उसको अगर ठीक नहीं किया गया, तो ये आगे आने वाली सरकारों के लिए भी एक चेतावनी है और एक अपील टास्क है। इसको प्रदेश को वापस पटरी पर लाना ही होगा, ताकि और उसके लिए जितने मर्जी कठोर कदम लेने पड़े,
प्रदेश हित में जरूरी नहीं है कठोर कदम भी लेने पड़े। कई बार आपकी योजनाएं ऐसी होती हैं कि जिससे कि काम आपका चल पड़ता है। तो ऐसी योजनाएं, परियोजनाएं, जो एक विश्वास उठ गया है प्रदेश के अंदर निवेश का करने का, उसको वापस पैदा करना पड़ेगा निवेशक के अंदर भी, ताकि ऐसे साधन संसाधन पैदा कर सके। सर एक तो देखिए, जिस तरह से सेक्रेटरी फाइनेंस ने पूरी रिपोर्ट अपनी रखी, पूरे प्रदेश के सामने ही रखी, एक तरह से उनका कहना कुछ और है। कल मुख्यमंत्री जी कह रहे थे नहीं कुछ बंद नहीं होगा, ओपीएस भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, उनका कहना कुछ और है। तो अब या तो अधिकारी राजनीति कर रहे हैं, या तो जो राजनीति करते हैं वो राजनीति ही कर रहे हैं। तो अब किसको सच मानेंगे? हम तो प्रदेश के मुखिया को ही सच मानेंगे। हम कोई जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है वो जो कह रही है उसको थोड़ी सच मानेंगे। ये तो राजनीतिक इच्छा शक्ति से फैसले होने हैं। ये कोई एडमिनिस्ट्रेटिव सोच के साथ कोई राष्ट्रपति शासन थोड़ी लगा है कि जो अधिकारी कहेंगे वो सच है। मुझे लगता है एक ये भ्रामक प्रचार है, और पैसा तो आ ही रहा है। और ठीक है, आरडीजी बंद हुई है तो आपको अन्य योजनाएं जो भी आनी है, 17,000 करोड़ रुपया तो वैसे ही आना है। तो मतलब सिर्फ आप गारंटियों से भागना चाह रहे हैं, वो जो क्योंकि अब उनको पूरा नहीं कर पा रहे, अब टुकड़ों में जाकर के बांट रहे हैं। किसी को एक महीने का 1500 आ गए एक क्षेत्र में, किसी को दूसरे में आ गया। तो ये मुझे लगता है कि जिम्मेवारियों से भागने का प्रयास है। अच्छा, सरकार सर एक चीज और बोल रही है कि जीएसटी लगने से हिमाचल को घाटा हुआ है, क्योंकि प्रोडक्शन जो है वो हिमाचल में हो रही है और उसकी सेल जो है फायदा उनको होता है। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, अब ऐसे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बन नहीं रहा है, वो भी हिमाचल में आके बिक रहा है। तो ये तो पूरे देश के लिए जीएसटी लागू हुआ है। अब हिमाचल प्रदेश के लिए अलग जीएसटी का पैकेज कौन बनाएगा? हम भी फेडरल स्ट्रक्चर में हैं, जैसे अन्य राज्य हैं, हम भी हैं। तो हमें तो अपने ही साधन पैदा करने पड़ेंगे। सर 2027 में इलेक्शन आने वाले विधानसभा के, उसको आप किस नजरिए से देखते हैं सर? क्या रहेगा भाजपा की तैयारी, क्या आता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तैयारी तो संगठन की दृष्टि से आप देखते होंगे रोज ही है। कहीं ना कहीं कार्यक्रम हर रोज पार्टी के चले ही रहते हैं, और संगठन जो है मजबूत है। संगठन की दृष्टि से सबसे बड़ा संगठन भारतीय जनता पार्टी का ही है, और समय समय पर जैसे चुनाव आएगा उस प्रकार उस समय जो कार्य करने हैं उसके ऊपर जो निर्देश आएंगे पार्टी के, उसके ऊपर सभी को काम करना है। अब क्योंकि हर्ष महाजन जी जो है भूतल परिवहन निगम की जो कमेटी है निश्चय की, उसके भी वो मेंबर है। उस दृष्टि से उन्होंने उठाया होगा, और उस दृष्टि से अगर उन्होंने उठाया है तो और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो अंदर जब उनकी मीटिंग होगी बोर्ड की तो उसके अंदर भी उठा सकते हैं। और चंबा के लिए ये बेहद जरूरी है। मैं जब राजनीति में आया था तब से होली चमुतराला की पहले टनल बनाने लगे, उसके बाद डीपीआर जो है वो चमुंडा होली की बना करके तैयार करवाई। और अभी भी कई बार डॉक्टर जनकराज जी भी मेरे साथ चर्चा करते रहते हैं, दिल्ली भी लिख करके दिया हुआ है, नेता प्रतिपक्ष ने भी, हर्ष महाजन जी ने भी। तो हमारा ये मानना है कि चंबा को टनल से जोड़ना बहुत जरूरी है इसका पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए, क्योंकि अगर वो टनल आ जाती है, चाहे इसमें से कोई भी टनल बने, 3 प्रस्तावित की हैं, मतलब 3 जगह से अलग अलग मांग आती है, तो कोई भी बने तो मैं समझता हूँ कनेक्टिविटी पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए बहुत जरूरी होगी। क्योंकि चंबा को हम चंबा सिर्फ शहर की वजह से नहीं देख सकते, जो आसपास का ग्रामीण क्षेत्र है, पिछड़ा क्षेत्र है, वे भी उसकी दृष्टि से भी ये बहुत जरूरी है। सर हिमाचल सरकार की आपने बात कही है, हिमाचल सरकार का कहना है कि वित्तीय स्थिति अगर खराब हुई है सरकार की तो इसके पीछे डिजास्टर वजह है, क्योंकि आपदा इतनी बढ़ गई है कि सरकार का जो है वो काफी नुकसान हो चुका है। कैसे देखते हैं सर आप? देखिए, आपदा में भी अलग अलग पैकेज जो है वो मिले। आपदा के ऊपर कोई काम तो हुआ नहीं अभी तक। जहां जहां वो पुल टूटे थे वहां वैली ब्रिज है, पक्के पुल का काम शुरू नहीं हुआ, सड़कें बहुत जगह नहीं बनी है, इसीलिए डिजास्टर एक्ट है ना लागू, इसलिए पंचायत चुनाव नहीं हो रहे। ये भी तो सरकार ही कह रही है, हम तो नहीं कह रहे। तो ये विरोधाभास क्यों है? तो सरकार को पैसा भी सब कुछ आया है, लेकिन जब आप उस पैसे को डाइवर्ट करना शुरू कर दें सैलरी, पेंशन और
बाकी चीजों पर जो आपकी गारंटियां उन पर देना शुरू कर दें, और जिसके लिए आया, जो प्रभावित व्यक्ति हैं, प्रभावित क्षेत्र हैं, उनके ऊपर खर्च नहीं करेंगे तो इस प्रकार से दूसरे पर ठीकरा फोड़ने से कुछ नहीं होगा। चुनी हुई सरकार है, काम तो इन्हीं को करना है। सर टनल क्या मैं बोलती हुआ भूल गया, जो सी प्लेन है और जो वाटरवेज हैं, इसके ऊपर बहुत बड़ा काम होने वाला है, और मैं समझता हूँ कि हिमाचल प्रदेश जो है इसको सबसे ज्यादा लाभ इसका होगा। एक तो उसमें वायबिलिटी गैप फंडिंग भी रखी है, VGF की योजना भी और बैंक गारंटी की भी, इस सेवा को शुरू करने के लिए। तो प्रदेश को अब इस दृष्टि से, पर्यटन को उस दृष्टि से देखना पड़ेगा कि जहां ये बांध है वहां एक तो सी प्लेन उतर सके, सी प्लेन उतरेगा तो एक तो यातायात, दूसरा पर्यटन के लिए इन क्षेत्रों को एक सर्किट बना करके, जिस तरह से विदेशों में है, बहुत से लोग इसीलिए कई जगह जाते हैं कि वहां सी प्लेन उतरता है। और हमारे देश में खुशी की बात यह है कि आप सौभाग्य समझ लें कि समय रहते जो है कई प्रोजेक्ट हमारे यहाँ बने जिनमें बांध हैं, और ये सारे इलाके जो हैं अभी पर्यटन की दृष्टि से कनेक्टेड इतने ज्यादा नहीं है। तो इससे एक नई उम्मीद जागी है, जिसके लिए कि हम नेता प्रतिपक्ष जी से भी बात करके यहाँ से भी एक इसका मेमोरेंडम बना करके पूरा भेजेंगे, और जो सांसद हैं उनसे भी निवेदन करेंगे कि भाई वहां पर इस बात को रखें कि हमारे यहाँ जब भी तो कोई सुरंग बननी होगी या एयरपोर्ट बनने होंगे, वो तो 5, 7, 8 साल का विषय है, लेकिन ये चीज तो तैयार है। तो इसके ऊपर मैं समझता हूँ बहुत काम करने की जरूरत है, और ये इकोनॉमी को एक गेम चेंजर एक सब्जेक्ट होगा प्रदेश के अंदर। सर पंचायत, ये तो पंचायत चुनाव से, शहरी निकाय चुनाव से, हर तरह के चुनाव से भागने की आदत इस सरकार को हो गई है। अब आपने SLP सुप्रीम कोर्ट में फाइल की, उसमें पिटिशनर हैं हमारे जो चीफ सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी रेवेन्यू है, ऐसे ही 1-2 अन्य अधिकारी। रिस्पोंडेंट कौन है उसमें? डिप्टी कमिश्नर सारे जिलों के, कि तुमने लिख के दिया है कि आपदा इसलिए चुनाव नहीं हुआ, वो पूछ रहे हैं। तो क्या कारण है और क्या करा जाना चाहिए, उसका उस दृष्टि से सुप्रीम कोर्ट गए हैं। अभी तक तो उसमें कोई डेट लगी नहीं है, अभी वो पेंडिंग है SLP। लेकिन मेरा ये मानना है कि चुनाव से वर्तमान सरकार डर रही है, चाहे वो पंचायतों के हैं, चाहे साथ में ही शहरी निकायों के आने।